कोई भी देश, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो मेरा मित्र हो सकता है लेकिन मेरा बॉस नहीं। कि 2020 से 2032 तक देश को बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। देखो, औरत सृष्टि का कारण, औरत ही विनाश का कारण। जब जब देश में प्रॉब्लम हुआ है, जब जब मेरी यूथ और 8 बड़े नालों को बड़े फिल्टर लगाए और प्रतिदिन सीवेज साइंटिस्ट जो है 1 लीटर। तो सर, आज देख रहे हैं समाज को, आपने सुन रहे थे इतना देर, इतने समाज से भी लोग हमारे संदेश दे रहे थे देश को, आप क्या कहना चाहें? सर्वप्रथम तो मैं शौर्य सेना के चैनल को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि शौर्य सेना का जो चैनल है वो शौर्य की तरह ही काम कर रहा है और देश की सेना ने जो जज्बा दिखाया उसी जज्बे से काम कर रही है। इसके लिए मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। बताइए, तो शौर्य सेना जो कर रही है, या शौर्य सेना चैनल जो कर रहा है, वो देश के जज्बे को दिखा रहा है। इसके लिए मैं बार बार उनको सैल्यूट करता हूँ। जी सर, आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त करके हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा बार कमिटमेंट है, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और आप लोग का आशीर्वाद बना रहे हैं। एक्टिविस्ट डॉक्टर गोविंद पासवान जी हैं जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं और सरकार हो चाहे कोई ऐसी व्यक्ति हो, उनको भी अपना विरोधाभास करने से बिल्कुल नहीं घबराते, संकोच करते। तो सर, आज देख रहे हैं आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग जैसा माहौल छिड़ा हुआ है और आप भी दम सोल्जर लग रहे हैं एकदम, बिल्कुल ठीक है। यंग जरूरत पड़ेगा चलेंगे सर आप लोग? चलेंगे तो जरूर। और जब राष्ट्र की बात हो तो राष्ट्र के लिए तो जीवन समर्पित है। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन रहेगा ही नहीं। तो राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए आपको जो भी करना है वो करिए और करना चाहिए। हर एक युवाओं को, हर एक संत महात्माओं को, नौजवानों को, छात्रों को, मजदूरों को, सभी को राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए। इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, कहा गया आप तो खूब ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सजग है। जो सेना जो है, जो वर्दी पहनती है, हथियार हाथ में लेती है, वो तो सैनिक है ही, लेकिन जो देश के अंदर भी सेना के साथ खड़ी है, सामाजिक समस्याओं के साथ खड़ी है, वो भी एक सैनिक है। बिल्कुल। और आज देश को जरूरत है तो सभी लोग सेना में बिल्कुल सब सैनिक हैं। हमारे परम पूज्य संत बाबा हरिदास जी महाराज ये यमुना सैनिक हैं। आज तक इतनी लंबी लड़ाई यमुना के गंदगी पर किसी ने नहीं लड़ा, लेकिन महाराज जी कंटिन्यू पूरे दिल्ली यात्रा किए और डेली, मैं तो इस देश की मीडिया से मैं क्या कहूँ, इसकी नीयत और नीति कहाँ चली गई है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से भारतीय मीडिया की जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल ही नाजुक स्थिति है। वो देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो वैसे लोगों के पीछे कैमरा लेकर के भाग रहे हैं जहाँ पर उसका रिसोर्सेज हो रहा है। मैं बाबा जी के साथ 40 दिन तक यात्रा की है यमुना के संदर्भ में, और एक भी मीडिया नहीं आया दिखाने के लिए, जबकि दिल्ली का इतना बड़ा इन्वायरमेंटल और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड मुद्दा था। इस राजधानी में भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं और इसी चीज से दुखी होकर के इतनी बड़ी समस्या थी, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। आप देखते हैं कि दिल्ली में गर्मी ज़्यादा होता है, ठंडी में ठंडी ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? इसका इकोलॉजिकल जो है ना, इकोसिस्टम ठीक नहीं है। दिल्ली एकदम पहाड़ी और पथरीली एरिया है जहाँ ज़मीन में पानी है ही नहीं, और जो पानी का एरिया है, अब यमुना इतनी गंदी है, पछिया बाहर बहे तो पश्चिमी दिल्ली में पूरी गंदगी जाएगी, और पश्चिमी बयार बहे तो आपको जो है कि पूर्वी दिल्ली तक पूरा बदबू जाएगी। इस देश, भारत की राजधानी में तमाम विश्व के राजदूत रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, सेना के प्रमुख रहते हैं। लेकिन फिर भी इस देश के जो प्रशासक है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं,
उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि उनके संसद भवन से मात्र 5 किलोमीटर हट करके यमुना बह रही है, और यमुना को वो कभी देखने के लिए भी नहीं आते हैं कि भाई यमुना की स्थिति क्या है। और इस मुद्दा को लेकर के जब बाबा हरिदास जी जब निकले काफिला के साथ दिल्ली के कोने कोने में जाकर के इन्होंने पैम्पलेट, पोस्टर और माइक से अनाउंस करके लोगों को जागृत किया कि आप यमुना को गंदगी नहीं कीजिए, यमुना की गंदगी होगी आप लोग जल के लिए तरफ तरफ करके मर जाएंगे। क्योंकि यमुना वाटर रिसोर्स का सबसे पहला जो है स्टेप है। आज हमारे पास यमुना में इतनी सारी पानी है, अगर पानी स्वच्छ हो तो हमें किसी अदर स्टेट से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो दिल्ली सरकार दूसरे स्टेट से पानी खरीद रहा है, क्या जरूरत है? आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको करिए। लेकिन ये सरकार तो किसी को न मानती है और न किसी को मानेगी, इसका तो यही है। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया देश की मीडिया जो है अपने टीआरपी के लिए, अपने स्वार्थ के आगे कितना झुक चुकी है, कितना जो है बिक चुकी है। और इस चीज से कहीं ना कहीं हतपत होकर के इन्होंने भी प्रकृति दर्शन श्री प्रीतम धाम नाम का चैनल एस्टैब्लिश किया। बोला जब हमारी बातों को कोई नहीं उठाता था, अपना चैनल बना करके, और हम तो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाएंगे। तो इस प्रयास में, इनके इस प्रयास में और इस चैनल को सहयोग करें, जो हमेशा से प्रकृति इनका नाम ही है, और इन्वायरमेंट के बारे में, प्रकृति के बारे में लोगों को दर्शन कराते हैं, उनसे साक्षात्कार कराते हैं, उनसे अवेयर कराते हैं। हमारे आपके लिए ये सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इनको भी आप सहयोग करें। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज के लिए, जो आपको ये इन समय में आपको सहयोग नहीं मिला जो आपकी अपेक्षा थी, जो होना चाहिए था। अजय जी जब बाबा यात्रा कर रहे थे तो मैं समझा कि मीडिया के लोग आएंगे, मीडिया के लोग कुछ इनके फुटेज को अखबार में, यूट्यूब और चैनल के माध्यम से करेंगे। मैं 3-4 रोज तक वॉच करता रहा इस कार्यक्रम को, नहीं आया। लास्ट में मैं बिहार से आया हुआ था, मेरी माँ की डेथ हुई थी और मैं शोक में था। बाबा जी ने कहा, मैं कहा कि बाबा जी ऐसा है, अभी माँ गुजरी हुई है, मैं काफ़ी साइलेंट हूँ और मैं अभी काम करने में असक्षम हूँ। लेकिन 3-4 रोज़ के बाद जब मैं देखा एकदम प्रोग्राम बिल्कुल कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है, तो मैंने अपने फेसबुक से 175 वीडियो इनके यात्रा को अपने फेसबुक पर मैंने जब लोड किया, और बाबा जी का जो है व्यू 14 लाख लोगों ने जब देख लिया पूरे इंडिया में, और 12 अदर कंट्री के लोग देखे हैं, जिसमें 2% जो है सऊदी अरब से है। और अभी फिलहाल जो है महाराज जी का एक वीडियो जो है जिसमें मिलियन व्यू आया है। तो मुझे इस देश के मीडिया पर काफ़ी जो है वो लगा कि आप केवल इस देश के जो वीआईपी हैं, केवल उसके मुद्दे को आप देखते हैं, लेकिन जो जन की मुद्दा है, जो जहाँ 3 करोड़ लोग दिल्ली में सांसें लेते हैं, जहाँ 3 करोड़ लोग यमुना की पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जहाँ पर्व और आस्था के नाम पर लोग यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन वो पानी डुबकी लगाने लायक नहीं है। और कई करोड़ रुपए भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने खर्चा किया। आप एक तरफ पैसा को देखिए और एक तरफ यमुना को देखिए, आपको स्पष्ट लगेगा कि यहाँ पर जो है ना यमुना स्वच्छता के नाम पर बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। तो ये चीज़ जो है इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं और इस देश के मुख्यमंत्री हैं, देखिए सत्ता आती और जाती रहती है, प्रधानमंत्री आते और जाते रहते हैं, व्यवस्था अदलती और बदलती रहती है, लेकिन जो जनहित की काम होना चाहिए वो जनहित की काम नहीं होता है। तब हरिदास जी जैसे महाराज जो है अपना ताम झाम लेकर के मीडिया दिखा रही है सीमा हैदर को बच्चा हुआ है। अब नेशनल मीडिया दिखा रहा है सीमा हैदर को बच्चा हुआ है। बताइए, मीडिया दिखा रहा है उस लड़के ने ऐसे चीजों को दिखा रहा है, मीडिया प्रमोट कर रहा है। नेशनल मीडिया, ये भी मैं नाम नहीं जिक्र करना चाहूंगा। बताइए क्या अस्तित्व रह गया। और आपने इतनी अच्छी जो प्रयास करना चाहा
इसको दिखाने से, इसको हाईलाइट करने से, कवरेज देने से उनको शर्म आ रही थी। जिसमें उनकी सांसें छिपी हुई थी उसको दिखाने में उनको शर्म आ रही थी। अजय जी, सीमा हैदर का बच्चा भारत का भविष्य नहीं है। सीमा हैदर भारत का भविष्य नहीं है। भारत का भविष्य है स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण, दिल्ली के कोने कोने में सफाई व्यवस्था, ये है भारत का भविष्य। आपने कोरोना काल में देखे हैं, प्राकृतिक ने हमें 5 चीजें निःशुल्क दिया है: जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और क्या, अग्नि। लेकिन इस देश के कारपोरेटर जल जो इतना इंपॉर्टेंट है आज बोतल में भर करके बेच रहे हैं। ये देखिए, यह एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, निःशुल्क प्राकृतिक ने दिया हमको अपने जीवन जीने के लिए। मेरा शरीर टोटली 100% प्रकृति है। उसमें फिल्टर लगे हुए हैं, उसमें सारे मशीनरी काम कर रहा है, लेकिन अब जो है लेकिन इस प्रकृति का दोहन कैसे कर रहा है यहाँ के उद्योगपति और यहाँ के सरकार कैसे करा रहे हैं? जो पानी फ्री में पीने लायक है उसको बोतल में भर करके बेच रहे हैं। अभ्यास कर दिए। और एयर, वायु जो हमको सांस लेने के लिए मिला हुआ प्राकृतिक ने निःशुल्क दिया, कोई चार्जेज नहीं, कोई पैसा नहीं। आज उसको स्वच्छ हवा को ये उद्योगपति और सरकार मिल करके उसको सिलेंडर में भर करके बेच रहा है। ये कितना बड़ा शोषण है प्रकृति का, ये कितना बड़ा दोहन है प्रकृति का। अगर इस पर जो है, अगर वो जो है सरकार अगर काम नहीं करेगी तो बाबा हरिदास जैसे लोग तो सड़क पर आएंगे, वो तो संसद को भी घेरेंगे, सड़क को भी घेरेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्र के लिए दिया गया है, हम केवल तगमा लगाने से राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। मेरा कर्म और मेरे शरीर का एक एक रोम में झलक आना चाहिए कि हम राष्ट्रवादी हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो समझिए कि वो आर्टिफिशियल राष्ट्रवाद हैं और राष्ट्रवादी हैं। और ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिए, ये लोग राष्ट्र को धोखा भी देते हैं बहुत चुपके से। इंटरनेशनल चीजों को भी समझते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है, युद्ध का माहौल छाया हुआ है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, हम कहना चाहते हैं मोदी जी से कि हमारे देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती इंदिरा गांधी। इस दोनों को एक्शन को आप रिव्यू कीजिए कि किस तरह से जो है ना इन्होंने कार्रवाई की और किस तरह से दोनों युद्ध को जीता। कोई भी देश मेरा मित्र हो सकता है लेकिन वो मेरा बॉस नहीं हो सकता। मेरे विशेष कार्यक्रम में या मेरे विशेष नीति में अगर वो दखल अंदाज देता है, दखलबाजी करता है, तो वो मेरा मित्र नहीं है। हम लड़ाई हमारी है और लड़ाई उसकी है, और सीज फायर कोई घोषणा कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं धोखा है। और वो गर्व से भी कहता है, ट्वीट भी करता है और मीडिया में आकर के कहता है कि हम सीज फायर मैंने करवाया। अरे भाई, आप कैसे करवाएं सीज फायर? हमारे अटल जी कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे और वहां से वो फोन करवा रहे थे अटल जी को कि अटल जी को बोल दीजिए युद्ध विराम कर दे, नहीं तो हम एटम छोड़ देंगे। अटल जी ने एक ही शब्द में कहा कि उनको बोल दो एटम छोड़ने के लिए, लेकिन कल का सूरज एक भी पाकिस्तानी नहीं देख पाएगा। ये हमारे देश के लीडर हैं अटल जी। और जब 71 की युद्ध हुई उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था जब मान लिया जाला हिंदुस्तान मेरा साफ हो गया, लेकिन सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं एक भी पाकिस्तानी जो है कल का सूरज नहीं देखेगा। उसको बोल दीजिए कि वो एटम फायर कर दे, हमें डराने की जरूरत नहीं है। हमें एटम ब्लैकमेलिंग नहीं चाहिए। एटम पर जो हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, ये नहीं मानेंगे हम। एटम बम की हाँ,
आप उनको बोल दीजिए एटम छोड़ने के लिए, लेकिन कल का सूरज एक भी पाकिस्तानी नहीं देख पाएगा। ये दृढ़ शक्ति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी में थे। आज मोदी जी को अटल जी और श्रीमती इंदिरा गांधी के जो वार एक्शन है उसको रिव्यू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बहुत सा देश की जनता इससे दुखी है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये स्टेप अचानक से हम ये प्लान कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, मतलब ये प्लान सारा नीति देख रही है, जनता सोच रही है, सेना हमारी लगातार अंदर घुस के मार रही है, स्ट्राइक कर रही है, बड़े अच्छे मोड में हम चल रहे थे, अचानक से एकदम बिल्कुल बोलते ना 4x4 गियर सीधा न्यूट्रल पाया। अजय जी, मैंने एक ही बात कह दी है, कोई भी देश चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो मेरा मित्र हो सकता है लेकिन मेरा बॉस नहीं। अगर अटल जी अगर मोदी जी किसी को अपना बॉस मानते हैं तो वो उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन हम भारतीय को नहीं। हम भारत के लोग किसी को बॉस नहीं मानते हैं, मित्र मानते हैं। भाई हो सकते हैं, लेकिन भाई हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन मेरा विशेष जो लॉ है, जो नियम है, जो भारत की संप्रभुता है, जो भारत की सुरक्षा है, उसमें वो बॉसगिरी नहीं, उसका बॉसगिरी हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई करता है वो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं एक भारतीय हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि तुम मेरे देश के ऊपर या मेरे देश की नीति पर बॉसगिरी करो। जी सर, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने, चलिए तो सरकार की नीतियों को आपने उजागर किया और सरकार को दुनिया समझ चुकी है, सरकार आज देख रही है, समझ रही है, सेना के लिए क्या कहना चाहें? मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ, मैं उनके जज्बात को सैल्यूट करता हूँ, और मैं सेना को कहता हूँ कि आप बिल्कुल जो है बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहिए। भारत के पूरे लोग 1.25 अरब 25 करोड़ 30 करोड़ जो भारतीय लोग हैं, आपके साथ ब्लड से ब्लड, तन से तन मिला करके आपसे